का दोस्तों, आइए आज स्टार्ट करते हैं ऊष्मा और ऊष्मागतिकी के बारे में। ठीक है, देखिए इसके कुछ शॉर्ट नोट्स हैं, उसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ऊष्मा वह ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल तापांतर के कारण ही स्थानांतरित होती है। इसका मतलब समझिएगा, ये बड़ी सी रॉड है, इसमें इसको दो टुकड़े कर दिए, इधर हीट कुछ नहीं है, इधर हीट है, तो अगर इनको सटा के रख दिया जाएगा तो ये जब तक हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी इक्वली, तब तक आप क्या होगा, ये हीट ट्रांसफ़र लगातार होती रहेगी गर्म से ठंडे की ओर। ऊष्मा का जो एसआई मात्रक होता है वह जूल होता है। सामान्यतः जो ऊष्मा है, ऊष्मा के लिए एक अन्य मात्रक कैलोरी प्रयोग में लाया जाता है। बात करेंगे ताप के बारे में, तो देखो ताप वस्तु की वह ऊष्मीय अवस्था है जिसमें ऊष्मा के प्रवाह की दिशा का बोध होता है। ऊष्मा जो है वो सदैव अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु को स्थानांतरित होती है। ताप मापन के बारे में बात करेंगे तो ताप के माप तापमापी से की जाती है। विभिन्न तापमापियों में निम्नलिखित पैमाने उपयोग किए जाते हैं। सबसे पहले सेल्सियस पैमाना। सेल्सियस पैमाना तब मापा जाता है जब ताप के सेल्सियस स्केल पर बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड और जल का जो क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। केल्विन पैमाना क्या होता है? केल्विन पैमाने पर बर्फ़ का जो गलनांक है 273 केल्विन तथा जल का जो क्वथनांक है 373 केल्विन अंकित होता है। उपयुक्त से स्पष्ट होता है कि सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री का ताप केल्विन पैमाने पर 273 डिग्री के ताप के इक्वल होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि केल्विन पैमाने का जो ताप है बराबर सेल्सियस पैमाना प्लस 273, तो K होता है C प्लस 273। अब आते हैं थर्ड पॉइंट में, जिसको बोलते हैं फ़ारेनहाइट पैमाना। फ़ारेनहाइट पैमाना क्या होता है? इस पैमाने पर बर्फ़ का जो गलनांक है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और जल का जो क्वथनांक है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है ना। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने में संबंध के बारे में देखा जाएगा तो क्या था, कोई जब ताप सेल्सियस पैमाने पर सेल्सियस पैमाने तथा फ़ारेनहाइट पैमाने पर F है तो फॉर्मूला होता है C/5 = F-32/9। ये ध्यान रखिएगा, C/5 F-32/9। कभी कभी F की वैल्यू दे दी जाएगी, कभी कभी C की वैल्यू दे दी जाएगी और आपसे F पूछा जाएगा, होगा C दिया जाएगा तो F और F दिया जाएगा तो C पूछा जाएगा। ताप परिवर्तन के इफ़ेक्ट देखते हैं कि आखिर में क्या चेंजेस होते हैं ताप के परिवर्तन के। देखिए, ताप बढ़ाकर ठोस को द्रव अवस्था में और द्रव को गैसीय अवस्था में कन्वर्ट किया जा सकता है, जबकि ताप घटाकर गैस को द्रव अवस्था में और द्रव को ठोस अवस्था में परिवर्तित किया जाता है। कब? ताप को घटाकर, गैस है तो उसको आपने बदल दिया ठोस द्रव में, गैस को द्रव में कन्वर्ट कर दिया और द्रव को ठोस में कर दिया। अब आते हैं गलन के बारे में। वह प्रक्रम जिसमें गर्म करने पर ठोस पदार्थ द्रव में परावर्तित होते गलन कहलाता है। वह ताप जिस पर ठोस पदार्थ गलता है और वायुमंडलीय दाब पर द्रव में परिवर्तन होता है पदार्थ का गलनांक कहलाता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर बर्फ़ पिघलकर जल बनता है, इसलिए बर्फ़ का जो गलनांक है वह 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। भिन्न भिन्न ठोस के लिए भिन्न भिन्न गलनांक होते हैं, जैसे कि बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मोम का गलनांक 63 डिग्री सेंटीग्रेड और लोहे का गलनांक 1535 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। किसी ठोस का जो गलनांक होता है वो उसके कणों, परमाणु और अणुओं के बीच आकर्षण बल का माप है। ठोस पदार्थ का गलनांक जितना अधिक होगा उसके कणों के बीच के आकर्षण बल भी उतने ही क्या होंगे, ज़्यादा अधिक होंगे, ठोस का जो गलनांक जितना अधिक होगा। अब आते हैं क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट। ये एक ऐसी चैन है जिसमें गर्म करने पर द्रव पदार्थ तीव्रता से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, क्वथनांक कहलाता है। गर्म करोगे तीव्रता से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। वह ताप जिस पर द्रव उबलता है और वायुमंडलीय दाब पर तीव्रता से गैस में परिवर्तन होता है द्रव का क्वथनांक कहलाता है। भिन्न भिन्न पदार्थों के भिन्न भिन्न द्रवों के भिन्न भिन्न क्वथनांक भी होते हैं, जैसे अल्कोहल का जो क्वथनांक 78 डिग्री सेंटीग्रेड है, जल का क्वथनांक है 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, पारे का जो क्वथनांक है 357 डिग्री सेंटीग्रेड है। संघनन या द्रवणन के बारे में बात करी जाएगी तो यहाँ पे क्या है, शीतलन द्वारा गैस या वाष्प को द्रव में परिवर्तित करने का जो प्रक्रम है वो संघनन का द्रवण कहलाता है। संघनन क्वथनांक अथवा वाष्पन का विपरीत प्रक्रम है। हिमीकरण के बारे में देखेंगे तो देखो, शीतलन द्वारा द्रव को ठोस में परिवर्तित करने का जो प्रक्रम है वो हिमीकरण कहलाता है। ठीक है, हिमीकरण गलन का विपरीत प्रक्रम है, इसलिए द्रव का हिमांक वही होता है जो उसके ठोस द्रव का गलनांक होता है। जैसे बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसलिए जल का हिमांक जो होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब आते हैं गुप्त ऊष्मा के बारे में।
देखिए सामान्यतः जब किसी पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है तो उसके ताप में क्या होता है, चेंजेस होते हैं। हालांकि पदार्थ की भौतिक अवस्था परिवर्तन करने के लिए जब ऊष्मा दी जाती है तो पदार्थ में वृद्धि नहीं होती है और अतः पदार्थ की अवस्था परिवर्तित होने के लिए उसे दी गई ऊर्जा उसकी गुप्त ऊष्मा कहलाती है। और ये गुप्त ऊष्मा दो प्रकार की होती है, एक होती है संगलन की गुप्त ऊष्मा, दूसरी होती है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। अब देखिए ठोस को द्रव अवस्था में चेंज करने के लिए आवश्यक ऊष्मा संगलन अथवा गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। बर्फ के गलनन की गुप्त ऊष्मा होती है 3.34 × 10⁵ जूल प्रति केजी। द्रव के वाष्प में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा जो है वो वाष्प की गुप्त ऊष्मा है। जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है 22.5 × 10⁵ जूल प्रति केजी। ठीक है। पदार्थ के शीतलन के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल के अपेक्षित 0 डिग्री पर बर्फ अधिक प्रभावी होता है। इसका रीज़न ये है कि गलन के लिए बर्फ का जो प्रत्येक किलोग्राम है वो पदार्थ से 3.34 × 10⁵ गुप्त ऊष्मा लेता है और इसी कारण से पदार्थ की अधिक प्रभावी ढंग से ठंडा हो रहता है। ठीक है। जब जल भाप में कन्वर्ट होता है तो वह गुप्त ऊष्मा अवशोषित करता है। प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि उबलते हुए जल की अपेक्षा भाप वाले जल से जलना अधिक असहनीय होता है। ये बात ध्यान रखिए कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि उबलते हुए जल की अपेक्षा, मतलब कि उबले हुए जल की अपेक्षा अगर आप भाप वाली उससे जल जाते हैं तो क्या महसूस होता है, इसमें क्यों जलन ज़्यादा होता है। उसका रीज़न है क्योंकि उसमें गुप्त ऊष्मा ज़्यादा है। यद्यपि ये दोनों ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर होते हैं और इसका कारण यह है कि उबलते जल की अपेक्षा भाप में गुप्त ऊष्मा में अधिक ऊष्मा होती है। देखिए अभी मैंने आपको बताया, ये इसका बिल्कुल सही है। जबकि भाप हमारी त्वचा पर पड़ती है और संघनित होकर जल बनाती है। ठीक है। तो वह क्वथनशील जल की अपेक्षा 22.5 × 10⁵ जूल प्रति केजी अधिक ऊष्मा निकालती है। उबलते हुए जल की अपेक्षा अधिक ऊष्मा उत्सर्जित करने के कारण भाप अधिक असहनीय जलन उत्पन्न करती है। अब आते ऊर्ध्वपातन। देखिए ऊर्ध्वपातन एक प्रकार का एक प्रक्रिया है। ठीक है ना। गर्म करने पर ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में बदल जाना और ठंडा करने पर वाष्प का सीधे ठोस में परिवर्तन हो जाना। जैसे मान लीजिए आपके पास में है अमोनिया क्लोराइड, आपने उसको हीट किया, तुरंत क्या बन रहा है, ये गैस में कन्वर्ट हो गया, ये लिक्विड नहीं बनेगा। कपूर, आप कभी इसको जलाइए, सीधे गैस से कन्वर्ट होगा, ये कभी लिक्विड फॉर्म में नहीं आता है। ठीक है। आयोडीन, नैप्थलीन, ये सब क्या जैसे गर्म करेंगे तुरंत क्या होगा, भाप बन के उड़ जाएगा। अब वेपोरेशन देखते हैं। वाष्प क्या होते हैं, देखो अपने क्वथनांक के नीचे ही किसी द्रव के वाष्प में परिवर्तन का जो प्रक्रम है वो वाष्पन कहलाता है। किसी द्रव का वाष्पन कमरे के ताप पर भी हो सकता है। गीले कपड़े उनमें उपस्थित जल के वाष्पन के कारण ही सूख जाते हैं। पोखरों का जल भी वाष्पन के कारण ही सूख जाता है। मतलब नदी, नाले, तालाब, ये सब कैसे सूखते हैं, वाष्पन की वजह से। द्रव का जो ताप होता है बढ़ाने पर वाष्पन के दर में वृद्धि होती है और किसी द्रव के वाष्पन की दर उसके क्वथनांक पर अधिकतम होती है। वायु की आर्द्रता जब निम्न होती है तो वाष्प की दर हाईएस्ट होती है और जल अत्यधिक शीघ्र वाष्पित हो जाता है। ठीक है। जबकि जो वायु की आर्द्रता होती है वो उच्च होने पर वाष्पन की दर धीमी हो जाती है। वाष्पन के कारण शीतलन के क्या इफेक्ट पड़ते हैं। देखिए किसी जो पात्र में भरा जो द्रव है वो जब वाष्पित होता है तो उस पर पात्र से वाष्पन की गुप्त ऊष्मा प्राप्त होती है। ऊष्मा खोने के कारण वह पात्र ठंडा हो जाता है। वाष्पन के कारण शीतलन का एक अच्छा उदाहरण मिट्टी के बर्तनों में जल का ठंडा होना है। मिट्टी के घड़ों की दीवारों में बड़ी संख्या में अत्यधिक सूक्ष्म छिद्र होते हैं। कुछ जल लगातार इन छिद्रों से घड़ों के बाहर रिस का वाष्पित होता है और वाष्पन के लिए आवश्यक गुप्त ऊष्मा मिट्टी के बर्तनों शेष जल से प्राप्त होता है। इस प्रकार घड़ों में शेष जल ऊष्मा खो देती है और ठंडा हो जाता है। अब आते हैं हम लोग ग्रीष्म ऋतु में। गर्मियों के समय में हमारे शरीर में काफ़ी मात्रा में पसीना निकलता है। सूती कपड़े जल के उत्तम अवशोषक होते हैं और हमारे शरीर से निकले हुए पसीने को अवशोषित कर लेते हैं। इस पसीने का वाष्पन हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करता है। पॉलिस्टर इत्यादि से बनी वस्त्र पसीने को अधिक अवशोषित नहीं करते हैं। इससे वे ग्रीष्म ऋतु में हमारे शरीर को ठंडा रखने में असमर्थ होते हैं। अतः ग्रीष्म ऋतु में सूती वस्त्र की वरीयता दी जाती है और इसीलिए पसीने को सोखते हैं और वो आपको ठंडा रखते हैं।
पंखा हमारी त्वचा से निकलने वाले पसीने के वाष्पन की दर को बढ़ाता है, जिससे हमें शीतलता की अनुभूति होती है। ठीक, क्या बढ़ाता है? वाष्पन की दर को। डेजर्ट जो रूम है वो कूलर में शीतलन जल के वाष्पन के कारण होता है। ठीक है, डेजर्ट जो कूलर गर्म और शुष्क दिनों में अधिक शीतलन करता है, क्योंकि गर्म दिन में उच्चतर ताप और जल के वाष्पन की दर को बढ़ाता है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ तक हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग ऊष्मागतिकी के जो प्रश्न है उत्तर है उसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में एक ही पूरा समरी रहे, फिर दूसरी वीडियो में उसके क्वेश्चन आंसर्स रहे, तो आपको भी बड़ा ईजी होगा। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। थैंक्स लॉट, कीप वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।